phases of ethical hacking. Okay, so everything has a proper procedure, proper step by step process, and the same is true for hacking or ethical hacking as well. So I've written phases of hacking here, but ethical hacking is also going to follow the same procedure. So now these steps, you can also call them phases of hacking. So the first thing you do is information gathering, which is also known as footprinting. In this phase आप क्या करते हो कि जो भी टारगेट है, यू ट्राई टू गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन. जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है सारी आप कलेक्ट कर लेते हो, क्योंकि आगे के फेजेस में जब आप थोड़ा और टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाओगे तो आपको क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ काम आएगी. अब ये इन्फॉर्मेशन बहुत तरह की हो सकती है. मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हो, या आप एथिकल हैकर हो, आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो कुछ, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस कंपनी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सारी ले लो. ठीक है, वेबसाइट पे जाके देखो, उनके बारे में आर्टिकल्स अगर मिलते हैं कुछ, वो देख सकते हो. ठीक है, और सोशल मीडिया पे जाओ, देखो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह की चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, हो सकता है वहाँ कुछ मिले. या फिर जॉब पोस्टिंग्स देखो जो कंपनी ने डाली है, उससे कंपनी का टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज के लिए वो लोग हायर कर रहे हैं. तो पता चलेगा कि क्या टेक्नोलॉजीज वो लोग यूज़ करते हैं अपनी कंपनी में. इस तरह की सारी चीज़ें देखोगे. अभी तो मतलब ये सारी जो फुट प्रिंटिंग की टेक्निक्स वगैरह हैं, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें हम इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं. अभी तो मैं यहाँ पे बस फेजेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है. तो पहला जो फेज है वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग. जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिले आप कलेक्ट कर लो, और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप फिर आगे बढ़ोगे. द नेक्स्ट स्टेप्स विल बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव रिसीव्ड. तो फिर वहाँ पे आप क्या करते हो कि नेक्स्ट स्टेप पे चलते हो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जो है कि है स्कैनिंग. अब स्कैनिंग में क्या होता है, हम स्कैनिंग में जब जाते हैं तो हम थोड़ा और टेक्निकल साइड पे जा रहे हैं चीज़ों की. मान लो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जब करी, कुछ आईपी एड्रेसेस मिले, या पता चला कि आईपी एड्रेसेस की रेंज क्या है जो इस नेटवर्क में चल रही है. तो अब मैं स्कैनिंग करते वक्त क्या करूंगा, उन आईपी एड्रेसेस पे कई तरह के स्कैन्स रन करूंगा ताकि मुझे और डिटेल्स पता चले कि वो जो आईपी एड्रेस है, जो सिस्टम है, उस पे क्या सर्विसेज रन कर रही है, क्या प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं. या फिर उस सिस्टम में किस तरह की वल्नरेबिलिटीज हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में करके देखूंगा यहाँ पे. या फिर अगर कोई वेबसाइट है, मान लो, वेबसाइट स्कैन करूंगी कि वेबसाइट में क्या वल्नरेबिलिटीज हैं. ठीक है, वेबसाइट के अलग अलग एस्पेक्ट्स में चेक करूंगा यहाँ पे. तो स्कैनिंग में अब मैं और ज़्यादा इन डेप्थ टेक्निकलिटीज़ में जा रहा हूँ इन चीज़ों की. इंफॉर्मेशन गैदरिंग के में जो इंफॉर्मेशन मिली उसके बेसिस पे स्कैनिंग फेज में हम लोग आगे बढ़ते हैं. एट द एंड ऑफ दिस फेज आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि आपका जो, जिसको भी टारगेट कर रहे हो, जो भी टारगेट है आपका, उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी क्या उसमें वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या सर्विसेज चल रही हैं वहाँ पे. ये पूरा आइडिया हो जाता है. फिर आप क्या करते हो, नेक्स्ट फेज में जाके, अब आपने जो जितना भी काम किया, अब आपको पता है कि मैं कैसे अटैक करूं सामने वाले सिस्टम को.
इस इंफॉर्मेशन को फिर हम यूज करते हैं एक्सेस गेन करने के लिए उसमें, मतलब उस सिस्टम को हैक करने के लिए। हैक किया, एक्सेस कर लिया उसको, ये होता है गेनिंग एक्सेस। फिर नेक्स्ट है मेंटेनिंग एक्सेस। अच्छा, मेंटेनिंग एक्सेस का मीनिंग क्या है कि मान लो आज तो मैंने हैक किया सिस्टम, ठीक है, आज मैंने सिस्टम हैक किया, मैं उसको एक्सेस किया, जो मुझे करना था मैंने कर लिया सिस्टम पे। मान लो कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज होता है कि यार मुझे फिर से उस सिस्टम पे कुछ और काम करना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा इन दिस केस, अगर मैं दोबारा हैक करना चाहता हूँ तो? सिस्टम में कुछ एक्सेस वापस लेने के लिए कुछ अपना बैकडोर वगैरह बनाना पड़ेगा। बैकडोर अगर मैं नहीं बनाता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? बैकडोर नहीं बनाते तो जो जिस वनरेबिलिटी से हमने एक्सेस लिया था, हम्म। उस वनरेबिलिटी से मतलब नेक्स्ट टाइम मतलब कुछ ऐसा ढूंढेंगे सिस्टम में कि अगर वो वनरेबिलिटी वो फिक्स कर देते हैं तो ऐसी कुछ वनरेबिलिटी है क्या जिसके थ्रू हम दोबारा एक्सेस ले सकते हैं। मान लो वो वाली वल्नरेबिलिटी नहीं है अब सिस्टम में जो मैंने पहले यूज की। नहीं, वही वही बोल रहा हूँ मैं। अगर उसके अलावा कोई और एक्सेस गेन करने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी उसके अलावा जिससे हम यूज करके एक्सेस लिया था लास्ट टाइम, हम्म। उसके अलावा कौन कौन सी वनरेबिलिटीज है, ताकि हम अगर दोबारा एक्सेस लेना चाहें तो उन वनरेबिलिटीज को यूज कर सकें। मैं क्या कह रहा हूँ लेकिन कि एक बार मैंने एक्सेस गेन कर लिया, फिर मैं छोड़ दिया सिस्टम, अब दोबारा मुझे कुछ दिन बाद याद आ रहा है कि नहीं, मुझे तो फिर से और इन्फॉर्मेशन चाहिए उस सिस्टम में, दोबारा हैक करना है, तो फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ेंगी स्टार्टिंग से। अगर मान लो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो गई इतनी देर में, तो मुझे तो सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। वो जो सर्विस थी, जो वल्नरेबिलिटी थी, मान लो वो सर्विस अब सिस्टम पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, सर्विस वो प्रोग्राम ही हटा दिया किसी ने, या प्रोग्राम अपडेट कर दिया तो वल्नरेबिलिटी चली गई। तो उसी नेटवर्क में कोई दूसरे सिस्टम को फर्स्ट टाइम जब एक्सेस लिया, तो उसी हम्म। सिस्टम में दो तीन सिस्टम को इफेक्ट कर दूंगा ना मैं, कि ताकि जब नेक्स्ट टाइम अगर एक सिस्टम अपडेट हो जाता है तो दूसरे से एक्सेस ले सकूंगा दूसरे के थ्रू। देखो, वो तो हम मेंटेनिंग एक्सेस के टाइम पे करेंगे, बट मेंटेनिंग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेंटेनिंग एक्सेस वाला फेज ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर तुम बैकडोर जैसा नहीं डालते हो मान लो, तो आगे फिर अगर तुम्हें हैक उसको एक्सेस करना है, हाँ, दोबारा से तो सारी मेहनत पूरा करनी पड़ेगी, पूरा करना पड़ेगा है मेरा। ना? हाँ हाँ। तो इसलिए बैकडोर डाल दो, तो अगली बार क्या है कि उसी बैकडोर को यूज़ करो और दोबारा से आ जाओ उस सिस्टम पे। ठीक है, तो अगर ये चीज़ कर लेते हो, बैकडोर अगर डाल लेते हो, तो बहुत ही आराम से आगे भी एक्सेस कर पाओगे सेम सिस्टम को। तो ये होता है मेंटेनिंग एक्सेस। और इसके एंड में आता है जो आखिरी फेज है हमारा, इसको हम कहते हैं क्लियर। क्लियरिंग ट्रैक्स। ठीक है, क्लियरिंग ट्रैक्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे जैसे हैक किया सिस्टम, सारा जो भी काम करना था कर लिया, कोई फाइल चाहिए थी तो ले ली, कुछ डिलीट करना था तो कर दिया, ठीक है, जो भी मेरा पर्पस था वो मैंने पूरा कर दिया सिस्टम पे। अब मुझे क्या करना है कि दोबारा से, सॉरी दोबारा से नहीं, अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे जाना है उस सिस्टम पे, और मुझे जाना है उस सिस्टम से, मतलब निकलना है वहां से, तो मैं निकलने से पहले ये देखूंगा कि मैंने जो भी काम किया उसका वहां पे कोई एविडेंस ना रहे, कोई उसका ट्रेस नहीं रहे कि मैं उस सिस्टम पे था। ठीक है, तो उसको कहते हैं ना सबूत मिटाना, उस तरह की चीज। अब ठीक है, एथिकल हैकिंग में तो आपके पास परमिशन है, तो सामने वाले को पता है कि आप हैक करने की कोशिश करोगे सिस्टम को। लेकिन हैकिंग में क्या होता है कि जो हैकर है वो अपने मिटाता है स्टेप्स। अगर कोई फाइल उसने अपलोड की है वो डिलीट करता है, सिस्टम वैसा का वैसा ही रखता है जैसा कि पहले था, ताकि किसी को पता ना चले कि सिस्टम हैक हुआ है।
और इसमें भी ये चीज़ है ना सर, अगर इथिकल हैकिंग भी कर रहे हैं अपन, हम्म तो सामने वाले को उसमें ट्रेस भी तो करना है ना, उसको पता है कि इथिकल बंदे ने हैक किया है, हम्म एक्सेस गेन कर लिया है, लेकिन वो ट्रेस के बिहाफ पे वो तो अपन बता के कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कोई बिना बताए उसको हैक करेगा, तो उस चीज़ के लिए भी ट्रैक इम्पोर्टेंट है ना नहीं, मिटाना, कि वो क्लियरिंग ट्रैक्स मिटा तो नहीं जरूरी पाए। है। तभी तो मैंने कहा ये फेजेस दोनों चीजों में आते हैं, हैकिंग में भी, एथिकल हैकिंग में भी। ओके। तो एथिकल हैकिंग में तो आप करोगे, क्लियरिंग ट्रैक्स दोनों में करोगे, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। लेकिन जो हैकर्स हैं, ब्लैक हैट हैकर्स हैं, वो भी सेम चीज करेंगे। उनके लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है, ये कह रहा हूँ। तो अब इसमें क्या होता है, लॉग्स या तो आप डिलीट कर सकते हो, या क्या कर सकते हो कि डिलीट करने की जगह लॉग सिंपली मॉडिफाई कर दो। ओके। अच्छा, अब मैंने कहा कि लॉग्स हम यहाँ डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि मॉड लॉग्स डिलीट करना बेटर है या मॉडिफाई करना बेटर है? सर डिलीट करेंगे तो मे बी उसका डिलीट का भी ट्रेसेस आएगा उसमें, उसके सिस्टम लॉग्स में, अगर किसी भी चीज़ का डिलीट करेंगे लॉग्स तो। ये वो तो है, प्लस शक भी तो हो जाता है उस केस में कि यार हाँ लॉग्स वही, डिलीट क्यों है सिस्टम के, वही शक भी हो जाता है कि इतने टाइम के बीच के लॉग आए क्यों लॉग नहीं, गए कहाँ, है ना? गए कहाँ, सही हाँ। बात है। तो हमें तो क्या चाहिए कि सामने वाले को ना पता चले, सामने वाले तो को फिर पता ना लॉग्स चले। डिलीट करने से बेटर है कि लॉग्स मॉडिफाई कर दो। अगर मॉडिफाई कर पा रहे हो तो बेस्ट है, डिलीट करने से बहुत बेटर है। ठीक है, तो ये होता है फेजेस हैकिंग के, मतलब फेजेस या स्टेप्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, जो भी बुलाना चाहो। ओके। ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है किसी को? ये क्लियर है सर। क्लियर है, ओके गुड। यस। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन होता है हमारा, वो मोस्टली कवर हो गया। मैं बस एक बार चेक कर रहा हूँ कुछ मिस तो नहीं हुआ। अच्छा, कल जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी वो भी क्लियर है ना, उसमें से कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं, कोई डाउट नहीं सर। नहीं है, सर ओके। एक डाउट मेरा ये था कि ये जो हम्म, रेड टीम और ब्लू टीम वगैरह होती है। हाँ वो मैं बताता हूँ, रेड टीम ब्लू टीम क्या होता है। अभी एक दो टॉपिक्स और मेरे बचे हैं इस चैप्टर में, इंट्रोडक्टरी पार्ट में, तो उसमें बताता हूँ रेड टीम ब्लू टीम का। और कुछ? नहीं नहीं, और कुछ नहीं नहीं, सर। ठीक है। चलो तो, अच्छा यहाँ पे एथिकल हैकिंग की जब हम बात करते हैं, वहाँ पहले तो मैं एक दूसरा कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ, जिसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ठीक है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, और उसके साथ आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो पहली बात, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है कि हम चेक कर रहे हैं सिंपली कि सामने वाले सिस्टम में, टारगेट सिस्टम में कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं। ठीक है, ओके। तो हम वहाँ पे वल्नरेबिलिटी स्कैन्स वगैरह करते हैं, पता करते हैं कि कितनी वल्नरेबिलिटीज उस सिस्टम में है। उसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अगर आपको कोई कहता है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करो, आप बस ये देखोगे कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं और कुछ नहीं करोगे। उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में। एक्सप्लॉइट अगर हम करते हैं, उस चीज को हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, एथिकल हैकिंग, जो एथिकल हैकर्स क्या होते हैं, यूजुअली पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं। इवन ब्रिटिश को एक्सप्लोर करने वाला। हाँ, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप, मतलब आप टेस्ट कर रहे हो कि हाउ यू कैन हैक इनटू अ सिस्टम, कितने आपको वल्नरेबिलिटीज वहां पे मिल रही हैं, किस तरह से आप उनको एक्सप्लॉइट करके सिस्टम हैक कर पा रहे हो। आप ये चीज टेस्ट कर रहे हो, इसलिए इसको कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। एथिकल हैकिंग का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसको कहते हैं, वो होता है ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग। एथिकल हैकर्स और क्या करते हैं, यही तो करते हैं मेनली, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं अगर ऑफेंसिव सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हमारे पास दो चीज़ें होती है, रेड टीम और ब्लू टीम।
मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग तो रेड टीम वाले काम है। ब्लू टीम वाले काम है कि अगर पेनिट्रेशन टेस्ट चल रहा है, ठीक है, जो रेड टीम है मतलब पेनिट्रेशन टेस्टर्स की टीम है, वो लोग अटैक कर रहे हैं नेटवर्क को या सिस्टम को। और जो ब्लू टीम है, वो आप ऐसे समझ लो कि जो, मान लो आप किसी क्लाइंट के लिए पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग की टीम, रेड टीम जो है वो हायर की, बाहर से लोगों को हायर किया कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करो सिस्टम की या नेटवर्क की। तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अटैक कर रहे हैं सिस्टम्स को। ब्लू टीम क्या होगी, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी जो टीम है, जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स है वहाँ पे, सिक्योरिटी स्टाफ है, जो सिस्टम्स को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं वहाँ पे, अटैक्स रोकने के लिए जो लोग हैं, वो होती है ब्लू टीम। अटैकर्स होते हैं रेड टीम और डिफेंडर्स होते हैं ब्लू टीम। ताकि आसानी से दोनों में फ़र्क डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, फ़र्क पता लगा पाएँ, इसलिए अलग अलग ऐसे टर्म्स दिए हुए। एक रेड टीम मतलब अटैकर हो गया और ब्लू टीम मतलब डिफेंडर हो गया। पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं रेड टीम में। ओके, ठीक ये है, अब वाले ये होते चीज़, हैं ब्लू टीम में। हाँ, जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो होते हैं ब्लू टीम में। रेड टीम वाले अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ब्लू टीम वाले उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, अटैक को। तो ये दोनों टीम्स जो हैं एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती हैं। ओके। ठीक है, ये जो रेड टीम ब्लू टीम क्लियर हुआ अब क्या होता है इसका मीनिंग। हाँ, क्लियर है। ठीक है, बाकी अच्छा, ये एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमने सही तो कल डिस्कस किया था। एक और चीज़ थी बस इसमें, सिक्योरिटी पॉलिसीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज। यहाँ पे मैंने ये 4 चीज़ें लिस्ट की हुई हैं, प्रोमिस्क्यूअस, परमिसिव, प्रूडेंट और पैरानॉइड। ये क्या है, जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है ना किसी कंपनी में, उनकी आप कह सकते हो अलग अलग टाइप्स हैं। प्रोमिस्क्यूअस पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी जिसने कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाया यूजर पे, मतलब वो पॉलिसी है नहीं है एक ही बराबर है। कि अगर पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर है ही नहीं, उसको कहोगे प्रोमिस्क्यूअस पॉलिसी, मतलब बिल्कुल ही बहुत ही लीनियंट पॉलिसी है। कोई मतलब भी ऐसे, पॉलिसी बना के अलाउ और क्या किया हुआ है? क्या चीज़। किसी पॉलिसी को अगर एक्सेस बनाया हुआ है, पॉलिसी बनाई हुई है लेकिन उसको अलाउ ऑल किया हुआ है। हाँ, ऐसे समझ लो कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया ही नहीं है, कोई भी एम्प्लॉय कंपनी के सिस्टम को कैसे भी चाहे यूज़ करे, कोई वहाँ पे रोक टोक है ही नहीं। जो अब प्रोमिस्क्यूअस पॉलिसी, ये तो ज़्यादातर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप पॉलिसी लगा के क्या कर लोगे, फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। फिर आता है सेकंड जो टर्म है, परमिसिव पॉलिसी। ठीक है, परमिसिव पॉलिसी वो होती है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं। सिर्फ जो पता है कि हाँ डेंजरस चीज़ें हैं, मतलब मान लो पता है कि हाँ कोई मेलिशियस वेबसाइट है, तो उस पे रिस्ट्रिक्शन लगाओगे कि हाँ यूज़र्स कंपनी नेटवर्क से कंपनी डिवाइस पे इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, मेलिशियस वेबसाइट है, या यहाँ से कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होंगी, लेकिन बाकी सब अलाउड होगा। अगर कुछ मेलिशियस है सिर्फ वही ब्लॉक्ड होगा। फिर होती है नेक्स्ट तरह की पॉलिसी, इसको कहते हैं प्रूडेंट पॉलिसी। प्रूडेंट पॉलिसी में क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें ब्लॉक्ड होती हैं, सिर्फ कुछ जो एकदम ही ज़रूरी चीज़ें, एकदम ही एसेंशियल जो हैं, वो ही सिर्फ अलाउड रहेगा, बाकी सब ब्लॉक्ड। सिर्फ जो पता है कि सेफ सर्विसेज हैं, जैसे मान लो गूगल सर्च इंजन होगा वो अलाउड होगा, बाकी सब ब्लॉक्ड होगा। मतलब वो तो क्या सर्विसेज हैं वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जो भी कंपनी है उसके हिसाब से रहेगा वो तो। तो
वो होती है प्रूडेंट पॉलिसी। इसमें ज़्यादातर चीज़ें ब्लॉक्ड होती हैं, सिर्फ जो पता है कि हाँ ज़रूरी है वो ही अलाउड होगा। और लास्ट टाइप की पॉलिसी आती है पैरानॉइड पॉलिसी। तो पैरानॉइड पॉलिसी क्या होती है कि जिसमें सब कुछ ब्लॉक्ड होता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन ही रिस्ट्रिक्शन है हर चीज़ पे। ये ज़्यादातर कंपनीज में तो देखने को नहीं मिलती, बट इस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, जहाँ पे मान लो कोई फैक्ट्री है तो उसमें सिर्फ मशीन उस नेटवर्क पे हैं। अब वहाँ पे उस नेटवर्क पे तो कोई इंटरनेट तो यूज़ हो नहीं रहा, तो वहाँ पे इस तरह की पॉलिसीज होती हैं। या फिर बहुत ही जो सेंसिटिव नेटवर्क्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। लाइक ऑफलाइन नेटवर्क वगैरह। ऑफलाइन भी नहीं, मतलब ऑफलाइन है तो वो अलग चीज़ है। जैसे मान लो कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, उसके जितने भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड है एक दूसरे से नेटवर्क पे। तो जो भी डिवाइसेस है वहाँ पे आपको इस तरह की पॉलिसी लगानी पड़ेगी, पैरानोइड पॉलिसी। ये पहली बात तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बाहर का ना आए। अटैक जो है, मतलब जितना हो सके उतना रोके किसी भी तरह का अटैक। और प्लस वहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ चाहिए भी नहीं उनको, हार्डली कोई काम आता है ऐसे सिचुएशंस में। उनको तो नेटवर्क में बस आपस में सारी डिवाइसेस कनेक्टेड रहें तो ठीक है। नेटवर्क यूजेज अगर होता भी है नेट का, इंटरनेट का, तो बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत ही कम होता है यूजेज। ऐसा नहीं कि टोटली ऑफलाइन है, बहुत लिमिटेड इंटरनेट यूजेज रहता है। ओके। उस तरह को कहते हैं पैरानोइड पॉलिसी। अच्छा मेरे को एक मिनट एक्सक्यूज करो, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज।
ओके, तो फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी जो एक चैप्टर है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। इसमें किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स हैं तो पूछ लो। नो डाउट। नहीं? अच्छा, नेक्स्ट जो हमें काम करना है, नेक्स्ट चैप्टर एक्चुअली शुरू करने से पहले लैब का हमें करना है, लैब सेटअप करनी है। मतलब अपने सिस्टम्स पे लिनक्स सबके पास होना चाहिए। ओके। आप लोगों ने लिनक्स यूज़ किया है पहले? हाँ किया है। किया है, ओके। तो काली लिनक्स डालना है सर या दूसरा भी चलेगा सर? देखो, प्रेफरेबल है काली लिनक्स या पैरेट ओएस में से कोई एक, क्योंकि ठीक है। जो एथिकल हैकिंग में क्या है, हम जो टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, हम्म। वो इसमें सारे आते हैं। काली लिनक्स और जो मैंने अभी दूसरा बताया पैरेट पेरेट। ओएस, इनमें ये दो टूल सारे आते हैं। अदरवाइज क्या होगा, कोई दूसरा अगर आप लिनक्स यूज़ करते हो, उसमें आपको सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर अलग से। तो तो बीएम बेटर पे ये कर है सकते हैं कि ना सर? क्या चीज़? बीएम वेयर पे कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। मैं खुद वर्चुअल मशीन ही यूज़ करता हूँ। इवन जो ये मैं जो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा जितने भी, वो सारे मैं अपने वर्चुअल मशीन पे करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ओके। अच्छा, आप दोनों फेमिलियर हो लिनक्स से पहले से, या मतलब दोनों ने यूज़ किया है लिनक्स? मैंने तो किया है सर, एक इसका पता अच्छा, काली ऑन वर्चुअल माइक इज नॉट वर्किंग, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आप चैट यूज़ कर सकते हो नहीं। काली। वर्चुअल मतलब बॉक्स पे आपका क्या है? वीएम सेटअप है ना, कराना नहीं है अलग से? नहीं, वीएम सेटअप है सर। वीएम सेटअप है, सेटअप है कुछ। ओके। काली यूज़ कर रहे हो तो काली यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन, अगर आपको काली नहीं यूज़ करना तो पैरेट ओएस काली सही है, पैरेट है। से ज़्यादा सही। काली काली इंस्टॉल्ड है, ठीक है, बेस्ट है, यूज़ करो। काली एक्चुअली बहुत टाइम से चलता आ रहा है काली, है ना। हम्म। तो काली ज़्यादा पॉपुलर है। आजकल रिसेंट पिछले 2-3 सालों में पैरेट ओएस भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। मैं खुद पैरेट यूज़ करता हूँ। सेम ओके। टूल्स है, सेम सब है, थोड़ा लुक डिफरेंट है। लेकिन जो भी काम मैं पैरेट पे करूँगा, सेम चीज़ आप काली पे कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा। जो चीज़ काली पे कर सकते हो वो इस पे कर सकते हो। तो वो तो इशू नहीं होगा। जो भी हम तो टूल्स वगैरह यूज़ करके देखेंगे, वो सारे तो दोनों पे इसमें चलते सर हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट मिनिमम कितना रहेगा इसमें? इन किसका? जो काली लिनक्स को जो हम मेमोरी वगैरह अलोकेट करेंगे, वो मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट है क्या? तो मिनिमम तो 2 GB चलेगा? कितना? 2 GB तो रैम तो ठीक है, 2 GB कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है ना कि मतलब ज़्यादा लो, ज़्यादा चाहिए? नहीं नहीं, 2 GB सफिशिएंट है, 4 GB तो मोर देन सफिशिएंट है। ओके। क्योंकि लिनक्स को देखो, विंडोज से थोड़ा ज़्यादा लाइट वेट होता है लिनक्स। हम्म। तो जितना आपको विंडोज में चाहिए, लिनक्स में उतना नहीं चाहिए होता है अपने को। तो 2 GB पे भी काली रन करेगा, 4 GB पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल। मोर देन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि अब सारा वर्चुअल मशीन को भी नहीं दे सकते ना भाई, सिस्टम के लिए भी रखना है वही। कुछ तो, है ना। अच्छा, तो आप लोगों का वीएम सेट है, चलो वेल एंड गुड। कुछ आप इस पे टूल्स वगैरह प्रैक्टिस करते हो? नहीं, अभी तो सर आरएचएल वगैरह ही डाला हुआ है मैंने। अच्छा। कुछ वैसे ही ऑफिस के काम के लिए ही ऑफिस, ओके। से डाल लेंगे। तो
एक बार अपन क्या करते हैं, लिनक्स का थोड़ा सा एक बेसिक्स अपन देख लेते हैं, कुछ कमांड्स ऐसे जो आपको रेगुलरली काम आएंगे लिनक्स में। अगर आपको ये चीज़ आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, रिफ्रेशर हो जाएगा, रिवाइज हो हाँ। जाएगा। ओके ठीक है, सर। ओके सर। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। मेरा जो वर्चुअल मशीन है, मैं भी यहाँ पे वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने पैरेट डाला हुआ है इसमें, पैरेट ओएस। पैरेट इसलिए पैरेट टर्मिनल के नाम से आ रहा है। कमांड्स तो सेम है, लेकिन बेसिक लिनक्स कमांड्स तो हर जगह सेम रहते हैं। अच्छा, अब जो हमें यूजली इधर उधर इसके फाइल सिस्टम में इंटरेक्ट करना होता है, जितना भी काम करना होता है लिनक्स में सारा, हम कमांड लाइन ही प्रेफर करते हैं। विंडोज़ में तो ज़्यादातर काम अपन करते हैं माउस कीबोर्ड के थ्रू, ग्राफिकल इंटरफेस से इंटरेक्ट करते हैं। लिनक्स में हमारा गोल रहता है कि हम कमांड लाइन पे ही सब कुछ कर लें। ओके सर। डोंट नो हाउ टू यूज कमांड ऑन टर्मिनल। अच्छा, सबसे पहले तो सिस्टम स्टार्ट करके टर्मिनल चलाओ, इस तरह की स्क्रीन आएगी। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कुछ बेसिक कमांड जो आपको जानने ज़रूरी हैं। चाहो तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहो तो अलग से प्रैक्टिस कर लेना क्लास के बाद, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर फेमिलियर नहीं हो तो डेफिनेटली ये कमांड्स जो है मैं बताऊंगा, वो प्रैक्टिस अच्छे से करना। अच्छा, अब मैं जब ये कमांड्स बताता हूँ, मैं उस assumption से चलता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है दे आर न्यू टू लिनक्स, तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा। अगर आपको आती है ये चीज़ तो भी आपके लिए क्या है, रिवीजन हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोई नो हार्म। अगर नहीं फेमिलियर हो तो डेफिनेटली सीखने को मिलेगा कुछ। ओके, सबसे पहले तो लिनक्स में जब भी काम करना है, हमें कमांड लाइन की आदत डालनी है। सारा काम हमने कमांड लाइन के थ्रू करना है। ठीक है, अब मैं ये टर्मिनल मैंने खोल लिया। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल का आइकन था, काली में भी ऐसे ऊपर आइकन आता है, सिंपली उस पर क्लिक करोगे टर्मिनल खुल जाएगा। टर्मिनल खोला। अब मान लो मुझे चेक करना है कि मेरा यूज़र नेम क्या है। वैसे तो यहाँ पे आता है यूज़र@, और पैरेट ये क्या है, होस्ट नेम है सिस्टम का। मेरा यूज़र नेम भी यूज़र ही है यहाँ पे इन दिस केस। लेकिन अगर मुझे चेक करना है तो मैं यूज़ करूँगा हु एम आई, तो मेरे को मेरा यूज़र नेम बताएगा। अच्छा, और लिनक्स में क्या है, हम फोल्डर्स को डायरेक्टरीज के नाम से एड्रेस करते हैं जहाँ भी करते हैं। ठीक है, हो है वही चीज़ कि फाइल्स आपकी स्टोर होती हैं फोल्डर्स के अंदर। फोल्डर्स का एक दूसरा नाम है डायरेक्टरी। तो अगर मुझे ये जानना है कि अब मैंने जो टर्मिनल खोला है, टर्मिनल जो खुला हुआ है किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में काम कर रहा है, कौन सी डायरेक्टरी में मैं करंटली हूँ, वो मैं चेक करूँगा PWD से। PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। कुछ लोग इसको प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी के नाम से भी बोलते हैं, वो भी ठीक है। कि करंटली मेरी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। तो यहाँ पे उसने दिखाया है होम और यूज़र। मतलब ये जो यूज़र नाम की डायरेक्टरी है होम डायरेक्टरी के अंदर, वो है मेरी करंट डायरेक्टरी। अब थोड़ा एक बार आते हैं, लिनक्स का जो फाइल सिस्टम होता है, ठीक है, वो स्टार्ट होता है इस मेन डायरेक्टरी से, जिसको हम डिनोट करते हैं विद अ फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इसी के अंदर होता है लिनक्स का सब कुछ। अच्छा, अब मैं इस डायरेक्टरी में आ गया। कैसे आया, मैंने यूज़ किया कमांड यहाँ पे cd, यानी कि चेंज डायरेक्टरी। अब अगर मैं PWD करता हूँ ना, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो बोलना चाहो, तो मेरे को दिखाएगा ये फॉरवर्ड स्लैश, मैं मेन डायरेक्टरी में हूँ लिनक्स की। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या क्या है, तो मैं कमांड यूज़ करता हूँ ls, एंटर किया। तो ये जितनी भी डायरेक्टरीज और जितनी भी फाइल्स यहाँ पे होंगी,
सारी ऐसे आ जाएंगी। अब ये थोड़ा जो फॉर्मेट है, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग अजीब लगती है, तो अपन क्या करते हैं, ls, इसके साथ एक ऑप्शन देते हैं, -l, मतलब कि लॉन्ग फॉर्मेट, थोड़ा डिटेल हमें पता चलेगा एक एक फाइल के बारे में। ये किया तो अब थोड़ा डिफरेंट तरह से दिखेंगी हमें चीज़ें। यहाँ पे, यहाँ क्या दिख रहा है कि हर एक इंडिविजुअल एंट्री के कई सारे और डिटेल्स पता चल रहे हैं। अच्छा, अब डिटेल्स जो हैं क्या क्या हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे होती है फाइल की परमिशंस। ठीक है, लिनक्स में फाइल परमिशंस भी एक बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है, जो मैं भी बताता हूँ कुछ थोड़ी देर में। तो उससे पहले ये देखो, इन परमिशंस में सबसे पहली चीज़ होती है, ये डी यहाँ पे लिखा हुआ है, डी का मतलब डायरेक्टरी। जहाँ डी लिखा हुआ है मतलब वो डायरेक्टरी, फाइल नहीं है, डायरेक्टरी है। और जहाँ डी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली है, ऐसा हाइफन है सिर्फ, मतलब कि वो फाइल है। ठीक है, जहाँ जहाँ ये हाइफन है सिर्फ वो फाइल है, जहाँ डी है मतलब कि वो डायरेक्टरी है। मतलब ये जो टेम्प है, टीएमपी, ये डायरेक्टरी है। और ये जो एसक्यूएल के नाम से एक फाइल यहाँ पे रखी हुई है, एसक्यूएल के नाम से जो भी है ये फाइल है, ये डायरेक्टरी नहीं है। और यहाँ पे एल जो है वो भी बना हुआ है कुछ परमिशंस के आगे। एल का मतलब होता है लिंक। लिंक को समझ सकते हो एज ए शॉर्टकट, कि वो किसी और फाइल को लिंक कर रहा है, किसी और फाइल की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो लिनक्स का जो मेन जो उसमें डायरेक्टरी होती है, सारा का सारा सिस्टम, सारी की सारी फाइल्स, सिस्टम की फाइल्स, आपकी फाइल्स, सब कुछ इसी के अंदर होता है, इस मेन डायरेक्टरी के अंदर। और ये जो है ये सारी डायरेक्टरीज होती है, बिन, बूट, डेव, ईटीसी, होम। बिन में आपकी सिस्टम की बाइनरी फाइल्स होती हैं, जो सिस्टम फंक्शंस होते हैं। बूट में बूट से रिलेटेड डेटा होता है। डेव में डिवाइसेस, हार्ड डिस्क वगैरह, पार्टीशन वगैरह होते हैं उसमें। ईटीसी में कई तरह की फाइल्स होती हैं, बहुत कुछ होता है ईटीसी में। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी। होम में क्या होता है, जितने भी यूजर्स हैं उनकी होम डायरेक्टरीज होती हैं। मतलब जैसे आपका होता है ना कि डॉक्यूमेंट्स, आपके डाउनलोड्स वगैरह, वो सारा आपके यूजर जो भी जिस अकाउंट को यूज कर रहे हो उसकी होम डायरेक्टरी में होती है। और सारे यूजर्स की होम डायरेक्टरीज होम नाम की डायरेक्टरी में होती है। फिर बाकी, अच्छा ये तो अपना थोड़ा वर्चुअल बॉक्स की चीज़ें। फिर मीडिया में अगर कोई डिस्क माउंट वगैरह की हुई है, उस तरह की चीज़ें, कोई शेयर्ड फोल्डर है। ठीक है, काफ़ी कुछ है। अभी सब कुछ में अभी नहीं जाएंगे। अभी पहले बात करते हैं, मान लो कि मुझे होम डायरेक्टरी की मैंने बात की। ठीक है, मेरी होम डायरेक्टरी में क्या होगा, cd होम, और मेरा यूज़र नेम है यूज़र। तो मैं होम में जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ क्या क्या डायरेक्टरीज हैं। तो मुझे यहाँ पे 4 दिख रही है, मतलब 4 यूजर्स हैं सिस्टम पे, क्योंकि 4 होम डायरेक्टरीज हैं। तो एक तो यूजर नाम का यूजर है, एक सुपरमैन नाम का यूजर है, एक न्यू नाम का यूजर है, और एक और है एक्विनेटिक्स। मतलब 4 यूजर्स हैं सिस्टम जो यूज कर रहे हैं। और मेरे यूजर नेम क्या है, यूजर। मैं अपनी अगर होम डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ, cd यूजर। ठीक है, ls किया तो लिस्ट कर सकता हूँ मैं सारी फाइल्स जो मेरी फोल्डर में है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स वगैरह ये सब है। जैसे विंडोज़ में होता है वैसे ही यहाँ पे भी है। विंडोज़ और लिनक्स में बहुत डिफरेंसेस हैं, बट ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें तो सिमिलर ही रहती हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट, कोई इशू? नो सर। नो, ओके। एक सेकंड देखते हैं इनको क्या कह रहा है। नो, ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फाइल परमिशंस मैंने मेंशन किया था, मैं उस पर भी आऊँगा अभी।
फाइल परमिशंस जानना बहुत ज़रूरी है लिनक्स में कि वो कैसे काम करती हैं। तो उससे पहले cd और ls जो है, इस तरह के कुछ बेसिक, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं लिनक्स यूज़ करने के लिए। cd मतलब आपको चेंज डायरेक्टरी, किसी भी दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए। ls मतलब जो भी डायरेक्टरी में हो उसकी फाइल्स लिस्ट करने के लिए। और ज़रूरी नहीं कि इसी डायरेक्टरी की फाइल लिस्ट करो। मान लो कि मैं करंटली किसी और डायरेक्टरी में, मुझे किसी और डायरेक्टरी की फाइल्स चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, ls, और मान लो मेरे को जो मेन डायरेक्टरी है उसका सब कुछ लिस्ट करना, तो ls और आगे डायरेक्टरी का नाम, तो वहाँ का सब लिस्ट होगा, जबकि मैं वहाँ पे हूँ नहीं अभी। और ये चीज़ें अगर पहले ये सब कमांड्स नहीं यूज़ किए होंगे, हो सकता है ऐसा लगे कि हाँ यार ये सब याद कैसे रहेगा। उसकी चिंता मत करो, याद रखना एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें। तो उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन मत लो। अच्छा, अब मान लो कि मेरे पास कोई फाइल है, मुझे देखना है कि उस फाइल में क्या है, उसके कंटेंट्स क्या है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कमांड कैट, ठीक है, और मैं फाइल का नाम लिख दूंगा जैसे कैट, और यहाँ मेरे को पता है कि करंट मेरी डायरेक्टरी में ये सारी फाइल्स हैं, और एक फाइल का नाम है file2.txt। चलो मैं इसको देखता हूँ इसमें क्या है, file2.txt। तो इसमें क्या था, जितना भी फाइल का कंटेंट था वो सारा यहाँ पे मेरे को दिख गया। वो सारा स्क्रीन पे आउटपुट हो गया मेरी। मान लो मुझे एडिट करना है इसको। एडिट करने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन अगर कमांड लाइन में ही एडिट करना है तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया एडिटर है जिसका नाम है नैनो। नैनो, और फाइल का नाम, फाइल, अब यहाँ पे देखो फाइल टू में जैसे टू टाइप किया है यहाँ पे, ठीक है, और मेरे को पूरा नहीं टाइप करना पड़ा, टू के बाद मैंने टैब कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली उसने कंप्लीट कर लिया। तो ये टैब से ऑटो कंप्लीट जो है, ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। इसकी आदत डालोगे तो काफ़ी चीज़ें टाइप नहीं करनी पड़ेंगी। तो आप फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, इस तरह की चीज़ें। तो सबसे अच्छा, नैनो से मैंने बताया था फाइल एडिट कर सकते हो, एक एडिटर है, ठीक है, फाइल का नाम लिखा, एंटर किया, और नैनो में खुल गया, खुल गई है फाइल, ठीक है। तो बाकी इसमें कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी डिलीट कर सकते हो इसमें। अच्छा, मान लो मुझे कोई नई फाइल बनानी है यहाँ पे, तो मैं एक कमांड यूज़ करूँगा, टच, टच न्यू फाइल, मेरे को नाम देना है न्यू फाइल। अरे यार, न्यू फाइल, फाइल, ठीक है। चाहो तो इसका एक्सटेंशन दो, चाहो ना दो। मान लो मैं इसको, चलो एक्सटेंशन नहीं देता अभी, तब भी अगर मैं इसको एडिट करूँगा तो जो भी मैं टेक्स्ट डालना चाहूँ मैं डाल सकता हूँ। ये मैंने ऐड किया इसमें टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा, ये जो अपर एरो है
ये जो एरो है डिनोट करता है कंट्रोल को, कंट्रोल की जो है। तो मुझे एग्जिट करना है तो कंट्रोल के साथ एक्स दबाऊंगा मैं, कंट्रोल एक्स। सेव मॉडिफाइड बफर, यस। फाइल नेम टू राइट चेंज नहीं करना मुझे, यही नाम चाहिए। एंटर किया। एंड यहाँ पे अगर मैं अब ls कमांड रन करता हूँ तो आप देखोगे कि एक फाइल होगी न्यू फाइल नाम की, जो पहले नहीं थी। पहले इस तरह की कोई फाइल नहीं थी, अब ये नई फाइल यहाँ पे आ चुकी है। मैं इसको आउटपुट अगर करना चाहूँ, कैट न्यू फाइल, मुझे देखना है क्या है इसमें, तो उसका सारा कंटेंट मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। हेलो दिस इज अ न्यू फाइल। और वो मैंने जैसा लिखा है वैसा का वैसा आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, मैंने पहले बताया था कि मैंने चाहूँ तो मैं इसमें इसको एक्सटेंशन दूँ, चाहे मैं ना दूँ, मान लो। लेकिन मैंने ऑलरेडी फाइल बना दिया, मुझे एक्सटेंशन ऐड करना है उसमें, तो मुझे फाइल रीनेम करनी पड़ेगी। लिनक्स में अलग से रीनेम करने के लिए कमांड नहीं होता, कमांड लाइन के थ्रू। लेकिन कट के लिए जो यहाँ पे कमांड हम यूज़ करते हैं, हम वही उससे भी रीनेम भी कर देंगे। अब कट, बेसिकली यहाँ पे कट और पेस्ट एक ही में कंबाइंड है। कमांड का नाम है मूव, जिसको हम लिखते हैं एमवी से। एमवी में, इसमें हमें दो पैरामीटर देने होते हैं। एक, क्या मूव करना है, कहाँ से मूव करना है। दूसरा, कहाँ पे मूव करना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ फाइल रीनेम करनी है, इसी डायरेक्टरी में है, मुझे और कहीं नहीं डालना। तो वहां पे भी मैं मूव कमांड का यूज कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, न्यू फाइल, और जो सेकेंड पैरामीटर है उसमें सेम न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी दे दूंगा। अब अगर मैं एलएस करता हूँ ना यहाँ पे, तो न्यू फाइल का नाम जो है अब चेंज हो चुका है, न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी नाम चेंज हो गया इसका। टेक्स्ट फाइल, मतलब थी पहले भी टेक्स्ट फाइल, बस हमने एक्सटेंशन नहीं ऐड किया था। अगर कॉपी करनी है, कॉपी पेस्ट करना है कुछ, तो उसके लिए कमांड होता है सी पी, कॉपी के लिए। उसमें भी सेम सोर्स और डेस्टिनेशन, कहाँ से फाइल उठानी है और कहाँ रखनी है। मान लो मुझे यहाँ से फाइल उठानी है, ये वाली न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी उठा लेते हैं चलो, और मुझे ये डालनी है कहीं और, किसी और डायरेक्टरी में, मुझे डाउनलोड्स में डालनी है। तो अब डाउनलोड्स डायरेक्टरी यहाँ पे है, उसके अंदर मुझे डालनी है डाउनलोड्स, और डाउनलोड भी सेम नाम से, तो न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। तो फाइल कॉपी हो गई। अब अगर मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, या छोड़ो डाउनलोड में जाना भी क्या, एलएस यहीं से कर देते हैं। यहाँ पे फाइल होनी चाहिए न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, ये रही, मिल गई। अब मुझे क्या करना है, लेकिन फिर इस फाइल का कोई काम नहीं है, मैं डिलीट कर दूंगा इसको। डिलीट करने के लिए कमांड होता है रिमूव या आर एम। तो आर एम करेंगे डाउनलोड्स में से न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी को। अब दोबारा से एल एस करके अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ से गई, फाइल डिलीट हो चुकी है, ख़त्म। कोई काम नहीं आ सकती है वो फाइल, वो जा चुकी है सिस्टम से। फिर जिस तरह के हम ऑपरेशंस करते हैं फाइल्स के साथ, जिस तरह से फाइल्स को यूज़ करते हैं, वो तो सेम ही रहता है विंडोज़ के साथ ही। बट जो तरीका यूज़ करते हैं वो अलग रहता है, बस कमांड्स उसके जो हैं थोड़ा फ़र्क रहता है। पर जिस तरह के आप इंटरेक्शंस करते हो फाइल के साथ, वो तो सेम ही रहेंगे दोनों जगह। और जैसे जैसे थोड़ी बहुत नहीं, ये प्रैक्टिस, अगर आप नए हो इस चीज़ में तो प्रैक्टिस करते रहो इन कमांड्स की, तो क्या है, लिनक्स कमांड लाइन से भी फेमिलियर हो जाओगे, प्रैक्टिस बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद। स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा कि क्या करूं कैसे करूं, एक बार स्टार्ट कर दिया उसके बाद कोई टेंशन नहीं। प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
उतने अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें। अच्छा, ये तो था कि मुझे फाइल अगर बनानी है तो टच कमांड यूज़ किया, बनाई। अगर मुझे फोल्डर बनाना है, डायरेक्टरी बनानी है, उसके लिए होता है MKDIR, मेक डायरेक्टरी, MKDIR। और फिर आप लिख सकते हो डायरेक्टरी का नाम, किस नाम से चाहिए, तो न्यू DIR, इस नाम से मैंने बना दिया। मैं LS अगर करूँ, चेक करूँ कि भाई क्या क्या कंटेंट है यहाँ पे, तो एक डायरेक्टरी आ गई न्यू DIR। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसको हटाना है डायरेक्टरी को, तो इसके लिए क्या पूछ रहे हो चैट में, RMDIR एग्जैक्टली। और RMDIR और उसका नाम मैं लिख दूंगा, चेक किया, चली गई डायरेक्टरी वहां से। लेकिन ये फाइल अभी भी है, इसको भी हटा देते हैं। तो ज़्यादातर जो यूजेज रहेगा उसमें इस तरह के कमांड्स होंगे, LS, CD, कैट, इन सब का तो बहुत यूज होता है। तो ये कमांड्स तो बहुत ही यूज होंगे। प्लस इस कोर्स में हम जैसे प्रैक्टिकल्स जो देखेंगे, तो उसमें फिर डिपेंडिंग ऑन क्या टॉपिक है, क्या पर्पस है, उसके अकॉर्डिंगली टूल्स भी हम कमांड लाइन में यूज करेंगे काफ़ी सारे। अच्छा, अब फाइल परमिशंस की मैंने उस समय बात की थी कि जब हम इस तरह से चेक करते हैं, इसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्मेट में लिस्ट करना चीज़ें। सो यूल सी कि यहाँ पे परमिशंस बताई हुई हैं, और यहाँ ज़्यादातर चीज़ें फाइल्स हैं, तो पहली एंट्री तो हाइफन, मतलब कि फाइल है ये। उसके बाद जो भी है, ये पूरा का पूरा ये इस फाइल की परमिशन है। परमिशंस तीन तरह की होती हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड मतलब फाइल को देख सकते हो, राइट मतलब फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, एग्जीक्यूट मतलब फाइल को रन कर सकते हो अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो। फोल्डर में एग्जीक्यूट का मतलब, या डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट का मतलब ये हो जाता है कि आप उसको उस डायरेक्टरी में घुस सकते हो। राइट मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हो उस डायरेक्टरी में। और रीड मतलब सिर्फ देख सकते हो कि वहां पे क्या है। अब ये जो परमिशंस होती है, इसके तीन सेट होते हैं। पहला होता है ओनर के लिए, जिसने क्रिएट की वो फाइल है, वो डायरेक्टरी। दूसरा होता है ग्रुप के लिए, जो कंसेप्ट होता है अपना ग्रुप्स का, कि कई यूजर अकाउंट सेम ग्रुप में हो सकते हैं, या एक ही यूजर जो है वो कई सारे ग्रुप्स में भी हो सकता है। दूसरी जो सेट ऑफ परमिशन होती है वो होती है ग्रुप की, कि जिसने भी क्रिएट की है फाइल, उस ओनर के ग्रुप के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं। और तीसरी सेट ऑफ परमिशन होती है कि अगर कोई ऐसा यूजर है जो ना ही ओनर है फाइल का, ना ही ओनर के ग्रुप में है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको कहते हैं अदर्स। तो यूजर, ग्रुप और अदर्स, तो तीन सेट ऑफ परमिशन होती हैं। तो यहाँ जो आप देखोगे परमिशन है, पहला सेट यूजर के लिए या ओनर के लिए, यूजर बोल लो वैसे तो। दूसरा सेट ग्रुप के लिए, जो ये वाला है। और तीसरा सेट अदर्स। अब यहाँ पे क्या है, RWX, मीनिंग कि यूजर कुछ भी कर सकता है डायरेक्टरी में, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। उसे ग्रुप वाले क्या कर सकते हैं, रीड और एग्जीक्यूट, मतलब उस डायरेक्टरी में कुछ चेंज नहीं कर सकते। वहां पढ़ सकते हैं क्या है, देख सकते हैं क्या क्या फाइल्स है, कोई फाइल रन करनी है कर सकते हैं, लेकिन कोई फाइल चेंज नहीं कर सकते, कोई फाइल वहां नई नहीं बना सकते, कोई फाइल डिलीट डिलीट नहीं कर सकते। और सेम चीज अदर्स के लिए, देख सकते हैं क्या है,
इंटरेक्ट कर सकते हैं फाइल्स के साथ, उनको चेंज नहीं कर सकते। एग्जिस्टिंग फाइल्स हटा नहीं सकते और नई फाइल्स ला नहीं सकते, और फाइल्स को, एग्जिस्टिंग फाइल्स को चेंज भी नहीं कर सकते। अच्छा, मान लो मुझे परमिशन चेंज करनी है किसी फाइल की, तो वहाँ कौन सा बैंड कमांड यूज होगा? chmod। सी एच मोड। ओके, सी एच मोड कमांड यूज होता है किसी भी फाइल की या किसी भी डायरेक्टरी की परमिशंस चेंज करने के लिए। अगर मैं फाइल का ओनर हूँ तो मैं उसकी परमिशन चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। ओनर हूँ या रूट, रूट यूजर। विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लिनक्स में होता है रूट। तो रूट तो कुछ भी कर सकता है, रूट अकाउंट से आप कुछ भी कर सकते हो सिस्टम पे। यूजर अकाउंट में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर फाइल अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, अच्छा मान लो ये फाइल है टास्क डॉट टी एक्स टी, चलो एज एन एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, या यूजर्स डॉट टी एक्स टी ले लेते हैं, चलो। अब मुझे अगर इसकी परमिशन चेंज करनी है, अभी इसकी क्या परमिशन है कि रीड राइट कर सकता है ओनर, बाकी लोग रीड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसको राइट भी कर सकें, तो सी एच मोड, और क्या परमिशन देनी है मुझे? देखो, रीड राइट और एग्जीक्यूट तो आर डब्ल्यू और एक्स से डिनोट होते हैं, यूजर्स डिनोट होते हैं यू से, ग्रुप होता है जी से, और अदर्स होता है ओ से, और ऑल अगर मैं सबको परमिशन देनी है तो ए। तो सी एच मोड ए प्लस, मुझे परमिशन ऐड करनी है यहाँ पे, राइट परमिशन ए प्लस, मुझे राइट परमिशन देनी है तो ए प्लस डब्ल्यू, और फाइनली फाइल का नाम यूजर्स डॉट टी। अब अगर मैं चेक करता हूँ एल हाइफन एल, और सिर्फ मुझे यही फाइल का डिटेल चाहिए, तो अब डिफरेंस देखो कि पहले सिर्फ रीड परमिशन थी ग्रुप और अदर्स के लिए, अब सबके पास वो राइट परमिशन भी आ चुकी है। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी के पास राइट परमिशन ना रहे, तो सी एच मॉड ए माइनस डब्ल्यू यूजर्स डॉट टी एक्स टी, दोबारा से एल करके देखेंगे, अब कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। तो अगर जैसे ये फाइल है, मान लो मैं इसको नैनो में ओपन करता हूँ, यूजर्स डॉट टी एक्स टी, मैं खुद अगर कुछ चेंज करना चाहूँ, कुछ भी रैंडम डाल दिया मैंने, तो वो करने नहीं देगा, एरर परमिशन डिनाइड। मैं सिर्फ यहाँ एग्जिट कर सकता हूँ बिना मॉडिफाई किए उसको, क्योंकि राइट एक्सेस नहीं, राइट परमिशन मैंने हटा दी। अगर मुझे देना कि सिर्फ यूजर को राइट परमिशन वापस दूं, सी एच मॉड यू प्लस डब्ल्यू यूजर्स डॉट टी एक्स टी, यूजर के लिए मैंने परमिशन ऐड कर दी वापस से। इस तरह से आप फाइल्स की परमिशंस मॉडिफाई कर सकते हो लिनक्स के अंदर कमांड लाइन के थ्रू। अच्छा, अब लिनक्स में और भी कई चीज़ें हैं, और भी कुछ कमांड्स हैं। मान लो मुझे अपना आईपी एड्रेस अगर चेक करना है, तो मैं कमांड यूज कर सकता हूँ आईपी ए डी डी आर। तो ये मुझे दिखाएगा कि मेरी नेटवर्क, पहले तो इंटरफेसेस कितने हैं, नेटवर्क इंटरफेसेस, और उनके साथ जो जुड़ा हुआ आईपी है वो भी मुझे पता चलेगा इसमें। तो आईपी एडीडीआर यूज किया कमांड, एंड मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है? सबसे पहला इंटरफेस एल ओ एल लूप बैक इंटरफेस, जो कि हर सिस्टम का होता है, और एक लूप बैक आईपी जो लोकल होस्ट आईपी भी कहते हैं इसको, 127.0.0.1। बाकी यहाँ पे दो इंटरफेसेस है मेरे पास, मैंने दो नेटवर्क अडेप्टर्स लगाए हुए हैं इस वर्चुअल मशीन में, तो दो इंटरफेसेस है, एक ही लगाओगे तो यूजली एक ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग आईपी एड्रेसेस है, पहला आईपी ये, दूसरे इंटरफेस का आईपी ये वाला। दोनों अलग अलग रेंजेस में भी हैं, बिकॉज दोनों अडेप्टर्स अलग नेटवर्क्स पे काम कर रहे हैं।
आईपी चेक करना हो, इंटरफेसेस चेक करने हो तो आईपी एडीडीआर कमांड से चेक कर सकते हो इस तरह से। पुराने जो लिनक्स सिस्टम्स थे, अब काफ़ी नए लिनक्स सिस्टम्स में ये कमांड डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, इफ कन्फिग या आई एफ कन्फिग तो बोलना चाहो, तो इसमें भी सेम चीज़ देखने को मिल जाती थी। पर अब काफ़ी नए वाले वर्जन में लिनक्स के, काली में भी, नए वाले काली में मैंने देखा है इफ कन्फिग काम नहीं करता काफ़ी जगह, काफ़ी वर्जन में। तो पहले करता था हर जगह, बट फिर अब ये लोग शिफ्ट करना चाहते हैं कि हाँ सिर्फ आई पी डी डी आर यूज़ करो, तो अब वही काम करता है मोस्ट सिस्टम्स में, एटलीस्ट जो नए सिस्टम में। इस तरह से नेटवर्क इंटरफेसेस चेक कर सकते हो अपने। अच्छा, यहाँ पे अभी तक जितने भी हमने कमांड्स कवर किए, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है अगर से रिलेटेड, तो अभी पूछ लो। नो सर, कोई डाउट नहीं। नो, ओके, ठीक है। तो लिनक्स सिस्टम आप लोगों का सेट है, तो अलग से उसमें कुछ नहीं करना, बस उसको यूज़ करो। अगर प्रैक्टिस कम है, आपको लग रहा है कमांड लाइन से, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप आदत हो जाएगी कमांड्स यूज़ करने की। अच्छा, एक कमांड मैंने नहीं बताया अभी। मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर कमांड यूज़ करना है लिनक्स का, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे यूज़ करूँ, या मुझे उसके बारे में पता करना है और डिटेल्स चाहिए, तो मैं कमांड यूज़ कर सकता हूँ मैन, यानी कि मैनुअल। जैसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है, तो वो चीज़ है ये। किसी भी कमांड के लिए मैन, और आगे उस कमांड का नाम, मान लो एल एस को ही कंसिडर कर लूँ, मैन एल एस, ये किया। अच्छा, एक्सक्यूज मी, आई आंसर द डोरबेल एंड आई कम बैक। ओके, सो मैन एल एस किया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसकी मैनुअल ओपन हो गई, उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, जितने भी उसके साथ अलग से ऑप्शन स्पेसिफाई कर सकते हो, सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड स्क्रॉल कर सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो उसके बारे में। और किसी भी कमांड के लिए, जो सिस्टम कमांड्स हैं सबके लिए ये चीज़ होती है कि मैनुअल आपको मिलती है उसके साथ, जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्रेस क्यू टू क्विट, क्यू प्रेस किया, वापस आ गए। तो ये तो बेसिक कुछ हमने लिनक्स कमांड्स डिस्कस किए, जो आपको किसी भी लिनक्स सिस्टम पे ये काम करेंगे। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ लिनक्स
इसमें काली में ही काम करेंगे या कहाँ कहाँ पे, ये हर जगह लिनक्स में चलते हैं। और लिनक्स अगर यूज़ करना है तो कमांड लाइन की तो आदत डाल लो। ठीक है, तो कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन